संसद का मॉनसून सत्र अब अपने अंतिम हफ्ते में दाखिल हो चुका है। सत्र को खत्म होने में महज 2 दिन का वक्त ही बचा है। ऐसे में यह एक ऐसा सत्र रहा जिसमें काम कम और कांड यानी कि हंगामा ज्यादा हुआ। एक ऐसा सत्र जहां विपक्ष केवल राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेपर लीक, छात्रों पर लाठीचार्ज और गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग करता रहा, जिसका नतीजा यह रहा कि सदन के अंदर चर्चा नहीं हुई और बाहर बारिश के बीच भी हंगामा और ड्रामा नहीं रुका। लेकिन अभी भी कई महत्वपूर्ण बिल बचे हुए हैं जिन्हें या तो सरकार को पेश करना है या फिर पास कराना है। तो ऐसे में कई सवाल हैं जिन्होंने देश की राजनीति को सुलगाया है, सियासी तापमान को कई गुना तक बढ़ाया है। एक एक करके उन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज के सुलगता सवाल में। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं कैपिटल टीवी। क्या इस सत्र में आएगा परिसीमन बिल? एफसीआरए और परिसीमन बिल पर सस्पेंस क्यों? परिसीमन बिल पर सरकार के साथ कौन? परिसीमन बिल का आना क्यों है जरूरी? परिसीमन बिल पास नहीं हुआ तो 2029 में क्या होगा? 20 जुलाई को शुरू हुए संसद के सत्र के 16 दिनों में जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ। सरकार ने हंगामे के बीच ही कुछ बिल पारित करा लिए, जिनमें पेपर लीक से जुड़ा हुआ बिल सबसे जरूरी रहा। इसके अलावा वंदे मातरम से जुड़ा हुआ बिल भी सरकार के क्रेडिट में रहा। हालांकि उसे लेकर विरोधी दल और दक्षिण भारत के कुछ नेताओं की तरफ से जबरदस्त तरीके से आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जैसे फिल्म के क्लाइमैक्स में हीरो की एंट्री का सभी को बेसब्री से इंतजार होता है, ठीक वैसे ही अभी विवादास्पद एफसीआरए और परिसीमन बिल का आना बाकी है। वो अलग बात है कि अभी इसे लेकर तस्वीर साफ नहीं है। कुछ का तो यहां तक कहना है कि सरकार ने अपने नंबरों को पूरा कर लिया है और 15 अगस्त के बाद विशेष सत्र बुलाकर सरकार इन तमाम बिलों को पास करा सकती है, जबकि कुछ का यहां तक कहना है कि अब बात विंटर सेशन तक हो जाएगी लटक, यानी कि तब तक मामला लटक सकता है। हालांकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सरकार ने विपक्ष की उस मांग को मान लिया जिसमें 20 जुलाई को संसद भवन की ओर मार्च करने वाले छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर चर्चा और गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग थी। सरकार ने यह भी कहा कि शाह हर बात का जवाब देंगे, लेकिन विपक्ष को सुनना पड़ेगा। वो अलग बात है कि जब शाह राजी हो गए तो विपक्ष ने अपनी डिमांड वाली नई लिस्ट थमा दी। इसके बाद विपक्ष में एक राय नहीं बन पाई। समाजवादी पार्टी ने कहा कि वो राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के मामले पर भी चर्चा चाहती है और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का बयान चाहती है। तो पहला सवाल, क्या इस सत्र में आएगा परिसीमन बिल? तो इसका जवाब है हां, ऐसा हो सकता है और नहीं भी। कंफर्म नहीं है कुछ भी, क्योंकि सरकार की पूरी योजना परिसीमन बिल यानी कि डिलिमिटेशन बिल 2026 को इसी मॉनसून सत्र में पारित कराने की है। मौजूदा मॉनसून सत्र 13 अगस्त 2026 को समाप्त होने जा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार इस महत्वपूर्ण विधेयक को पास कराने के लिए 16 से 18 अगस्त तक संसद का 3 दिवसीय विशेष सत्र बुलाने या फिर मौजूदा सत्र को ही आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है, ऐसी जानकारी है। परिसीमन विधेयक 2026 के तहत लोकसभा सीटों की संख्या वर्तमान में 543 से बढ़ाकर 850 या फिर 50% वृद्धि मॉडल के तहत 816 करने का प्रस्ताव है। 131वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। सरकार का लक्ष्य इसे 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू कराना है, जिसके लिए परिसीमन का पास होना अनिवार्य है। चूंकि ये एक संविधान संशोधन है, इसलिए इसे संसद में पास कराने के लिए सरकार को 2/3 बहुमत यानी कि लगभग 360 वोटों की आवश्यकता है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि सरकार के पास यह आंकड़ा तकरीबन 366 का है, यानी कि 6 ज्यादा। ये वही बिल है जो कि बंगाल चुनाव के दौरान अप्रैल 2026 के बजट सत्र में जरूरी आंकड़े न होने के कारण यह विधेयक अटक गया था, जिसे विपक्ष ने अपनी जीत मानकर देश भर में ढिंढोरा पीटा था। हालांकि सरकार ने इसे महिलाओं का अपमान और महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित वाला बताया था। दूसरा सवाल, एफसीआरए और परिसीमन बिल पर सस्पेंस क्यों? तो देखिए, जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों के पुनर्गठन से दक्षिण भारत के राज्यों की हिस्सेदारी घटने और उनका राजनीतिक दबदबा कम होने की आशंका है। वहीं एफसीआरए संशोधन बिल 2026 के तहत
विदेशी फंड से जुड़ी हुई तमाम संपत्तियों पर कड़े नियंत्रण और पारदर्शिता के नियमों का ईसाई संगठनों और क्षेत्रीय दलों ने विरोध किया है। सरकार भविष्य में परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े हुए विधेयकों पर क्षेत्रीय दलों जैसे कि डीएमके और शरद पवार के एनसीपी का समर्थन चाहती है। क्षेत्रीय दलों के कड़े विरोध के बीच गतिरोध को कम करने के लिए केंद्र सरकार एफसीआरए बिल के प्रावधानों में ढील देने या फिर इसे टालने पर भी विचार कर रही है। इस बीच सरकार ने बीएसी की बैठक में एफसीआरए संशोधन बिल और परिसीमन संविधान संशोधन बिल को लेकर कोई खास संकेत तो नहीं दिया है। हालांकि इस बिल पर गतिरोध सुलझाने के लिए स्पीकर ने पहल की है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल जो कि सांसद भी हैं, उनके मुताबिक स्पीकर ने कहा कि इस बिल को जेपीसी को भेजा जा सकता है। इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस सांसदों ने स्पीकर से मुलाकात भी की थी। हालांकि वेणुगोपाल ने इस बिल को जेपीसी को भेजने के प्रस्ताव को नकार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को यह बिल वापस लेना होगा। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह भी स्पीकर से मिले। इस बीच सरकारी सूत्रों ने कहा कि बचे हुए 3 दिनों में, यानी कि जो अब 2 दिन बचे हैं, एफसीआरए और परिसीमन बिल लाने का विकल्प खुला है। सरकार इस मुद्दे पर डीएमके और कांग्रेस जैसे तमाम दलों के साथ गिव एंड टेक के लिए भी तैयार है। गौरतलब है कि डीएमके भी एफसीआरए बिल का विरोध कर रही है। सरकार एफसीआरए बिल पर कदम पीछे खींचकर परिसीमन बिल पर डीएमके का समर्थन लेने का रास्ता भी साफ कर सकती है। इतना ही नहीं, एक सरकारी सूत्र के अनुसार तो सरकार एफसीआरए बिल में एक संशोधन भी कर सकती है ताकि विरोध कम किया जा सके। पिछले हफ्ते मिजोरम के मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद कहा था कि सरकार 12 अगस्त को यह बिल चर्चा और पारित कराने के लिए सूचीबद्ध करेगी। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। परिसीमन बिल पर सरकार के साथ आखिर कौन कौन से दल हैं? देखिए, परिसीमन बिल पर केंद्र सरकार को फिलहाल विपक्ष में शिरोमणि अकाली दल जो कि पंजाब से आता है, उनका साथ मिला है। कहा जा रहा है कि सुखबीर सिंह बादल की हाल ही में हुई प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक में बादल ने अपनी पार्टी का रुख साफ कर दिया और सपोर्ट दे दिया। अकाली दल हालांकि एनडीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो ये चाहता है कि सीटों को बढ़ाया जाना चाहिए और महिला आरक्षण भी साथ में। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दल इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं, राहुल गांधी और कांग्रेस इसका विरोध लगातार कर रहे हैं। उनका तर्क है कि महिला आरक्षण को परिसीमन बिल से बेवजह जोड़ा जा रहा है और इससे दक्षिण तथा पूर्वोत्तर राज्यों के राजनीतिक प्रभाव को नुकसान पहुंच सकता है। तो वहीं तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रीय दल इस पर अपनी अलग अलग शर्तें और रुख तय कर रहे हैं। मसलन जिन एमके स्टैलिन ने मुख्यमंत्री रहते हुए बिल की कॉपी को जला दिया था चुनाव के दौरान, आपको याद होगा, और वही डीएमके दक्षिण भारत के प्रतिनिधित्व और सीटों के निर्धारण को लेकर कुछ शर्त रख रही है और इसमें संशोधन के बाद ही समर्थन पर विचार करने की बात कह रही है। कई क्षेत्रीय दल जनसंख्या के आधार पर होने वाले नए परिसीमन से राज्यों के बीच संतुलन बिगड़ने की आशंका जता रहे हैं, जबकि गृह मंत्री पहले ही इस बात को कह चुके हैं कि किसी भी राज्य की हैसियत और ताकत इस बिल के आने से घटेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी ही। वहीं परिसीमन बिल को लेकर अभी रास्ते बंद नहीं हुए हैं। सोमवार को ही एनसीपी शरद पवार गुट के सभी 8 लोकसभा सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात की। वैसे तो इसका एजेंडा महाराष्ट्र में सूखे और अकाल की स्थिति पर चर्चा बताया गया, लेकिन परिसीमन बिल को लेकर सरकार के समर्थन हासिल करने की कोशिश से भी इसे जोड़ा जा सकता है। सरकारी सूत्रों के अनुसार परिसीमन और महिला आरक्षण के संविधान संशोधन को पारित कराने के लिए सरकार के पास आवश्यक 2/3 संख्या हो गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने भी केंद्र सरकार के प्रस्तावित डिलिमिटेशन बिल और लोकसभा सीटों की संख्या को बढ़ाने की योजना का कड़ा विरोध कर दिया है। हालांकि विजय के भी कोई सांसद तो नहीं है, लेकिन उन्होंने एक सांकेतिक तस्वीर जरूर पेश की है। उनका मानना है कि इससे संसद में दक्षिण भारत के राज्यों का रिप्रेजेंटेशन घट जाएगा। मुख्यमंत्री विजय की अध्यक्षता में बीते दिनों चेन्नई में सांसदों की एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि तमिलनाडु में लोकसभा की जो सीटें हैं उनकी संख्या 39 है और मौजूदा राष्ट्रीय संख्या 543 है। इसे बदला नहीं जाना चाहिए, यथास्थिति बननी चाहिए। हालांकि बैठक में डीएमके और अन्ना द्रमुक यानी कि एआईएडीएमके शामिल नहीं हुए, जबकि कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों के करीब 21 सांसद इसमें शामिल हुए। दक्षिण के राज्यों जैसे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना ने, इसमें आंध्र प्रदेश तो एनडीए का हिस्सा है, यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बेहतर काम किया गया है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर परिसीमन जनसंख्या के आधार पर हुआ तो फिर उत्तर भारत के राज्यों की तुलना में दक्षिण के राज्यों की हिस्सेदारी घट सकती है। चौथा सवाल, परिसीमन बिल का आना क्यों है जरूरी? तो देखिए,
नारी शक्ति वंदन अधिनियम में कहा गया है कि महिलाओं को आरक्षण तभी मिलेगा जब परिसीमन होगा, और परिसीमन तब होगा जब जनगणना होगी, यानी कि सेंसस होगा। पहले आजादी के बाद हर 10 साल में होने वाली सेंसस के बाद परिसीमन होता था। आखिरी बार परिसीमन 1973 में हुआ था, यानी कि आज से 60 साल के करीब लगभग पहले। फिर दक्षिण के राज्यों ने आपत्ति जताई, तो फिर तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार ने 1976 में संविधान संशोधन कर परिसीमन पर 2001 तक रोक लगा दी। फिर 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई बीजेपी की, और यहां पर 2026 तक रोक लगा दी गई, जो कि इसी साल खत्म हो गई। यही कारण है कि सरकार संविधान में संशोधन करना चाहती है ताकि परिसीमन पर लगी हुई इस रोक को हटाया जा सके और महिलाओं को आरक्षण मिल सके, क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहता है कि परिसीमन 2023 के बाद होने वाली जनगणना के आधार पर ही होगा। परिसीमन बिल के तहत लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर लगभग 850 करने का प्रावधान है, ताकि देश में महिला आरक्षण 33% का जो कोटा है उसे ठीक से लागू किया जा सके। पांचवा और आखिरी सवाल, परिसीमन बिल नहीं हुआ तो फिर 2029 में क्या होगा? तो देखिए, अगर मॉनसून सत्र में संविधान संशोधन पास नहीं होता है तो इसे सीधे संवैधानिक संकट कहना सही नहीं होगा, क्योंकि संविधान में 2027 की जनगणना के बाद परिसीमन की व्यवस्था पहले से ही मौजूद है। असल संकट तब पैदा हो सकता है अगर 2027 की जनगणना के आंकड़े जारी होने और 29 के लोकसभा चुनाव के बीच परिसीमन की पूरी प्रक्रिया करने के लिए पर्याप्त समय ही ना बचे। तब यह कंफ्यूजन जरूर रहेगा, सवाल जरूर उठेगा कि चुनाव पुरानी सीटों पर कराया जाए या कोई और वैकल्पिक व्यवस्था लागू करने का इंतजार किया जाए। क्योंकि अगर संख्या बल की बात करें तो फिर सरकार ये बिल क्यों नहीं ला रही है, जबकि उसके पास तो नंबर भी है, तो पेच आखिर कहां फंसा है? दरअसल सरकारी सूत्रों के मुताबिक विपक्ष परिसीमन बिल को रोकने के लिए एक के बाद एक नए मुद्दे खड़े कर संसद में गतिरोध बनाना चाहता है। वो चाहता है कि बहस ही ना हो, जब बहस ही नहीं होगी तो बिल कैसे पास होगा? वरना गृह मंत्री के सदन में चर्चा का जवाब देने के प्रस्ताव के बावजूद भी आखिर विपक्ष इसे स्वीकार क्यों नहीं कर रहा? ये सवाल और इसका जवाब, इसका ओपिनियन हम आप पर छोड़ते हैं। बहरहाल इस समय सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर अगले 2 दिनों में परिसीमन बिल पारित नहीं होता है तो क्या सरकार शीतकालीन सत्र तक इंतजार करेगी या फिर विशेष सत्र बुलाया जाएगा? क्योंकि इसका समाधान सिर्फ कानून नहीं होगा, इसके पीछे राजनीतिक सहमति का भी होना जरूरी होगा। परिसीमन का असर सिर्फ सीटों की संख्या पर नहीं पड़ेगा, यह तय करेगा कि आने वाले दशकों में संसद में उत्तर, दक्षिण, पूरा, पश्चिम और मध्य भारत का राजनीतिक वजन कितना होगा, और एक दूसरे का दबदबा कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।